अभी हिंदी में ही आपके साथ सामने रखूँगा। सबसे पहले तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में वो मूर्ति पूजा की परंपरा बहुत ज़बरदस्त है। लोहिया को लोग एक मूर्ति भंजक के रूप में मानते हैं, तो ये विडंबना ही होगी कि लोहिया को भी एक मूर्ति बना करके हम सालाना या 20 साल पर कुछ उत्सव कर लें, उनकी बातों की चर्चा कर दें और फिर सारी चीज़ें जैसे कि तैसे रह जाए। इसलिए मैंने ये कोशिश किया है कि उनके जीवन के साथ किन स्थितियों में उन्होंने कौन सी नीतियाँ अख्तियार की और उसके ऊपर हम चर्चा करें, क्योंकि वो स्थितियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो गई हैं। एकाएक स्थितियाँ इवॉल्व कर रही हैं, वो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, लेकिन वो स्थितियाँ आज हैं। तो डॉक्टर लोहिया ने एक ख़ास समय में जो कोई बात की, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी रूप में आज भी उसका ये महत्व हो। तो हम लोगों को हर चीज़ के बारे में सोचना है। तो मैंने डॉक्टर लोहिया ने कैसे किन स्थितियों में आंदोलन किया, किस तरह से उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई हुई, उसका कैसे प्रभाव हुआ, इस चीज़ को समझें और उनकी परिस्थितियों से अगर चीज़ों को हम लोग जोड़ करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कुछ बदले रूप में आज भी हैं और उन विषयों के ऊपर हम लोग शायद कुछ ज़्यादा वस्तुपरक दृष्टि से फिर विचार कर सकते हैं। उस तरह के झगड़े आज भी हैं। ऐसा मालूम होता है कि हैं, तो क्यों कटु मालूम होते हैं, किन स्थितियों में उन्होंने उस तरह की नीति बनाई, तो उसका थोड़ा सा विवरण हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। उन भारतीय नेताओं में जिन्होंने भारतीय सोच और इतिहास की धारा को प्रभावित किया है, लोहिया का स्थान विशिष्ट है। उन्होंने सदा अपने राजनीतिक कामों को एक वैश्विक एवं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन कोई विश्व दृष्टि शून्य में पैदा नहीं होती। वह उस पर दृष्टि प्रस्तुत करने वाले के जीवन की स्थितियों और मूल आकांक्षाओं से निर्धारित होती है। लोहिया का जन्म अयोध्या के पास फैजाबाद में हुआ था। अयोध्या जनमानस में राम की जन्मभूमि माना जाता है और वहाँ की दिनचर्या उस महान व्यक्ति की जीवन गाथा के इर्द गिर्द घूमती है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई और कलकत्ता में हुई, लेकिन उन्होंने बीए की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से पास की। बनारस का नाम अनेक दूसरी प्राचीन गाथाओं से जुड़ा है, जिनमें कुछ रामायण की गाथा से भी प्राचीन है और कुछ ऐतिहासिक काल के, जिनका संबंध रविदास, कबीर और तुलसीदास जैसे संत कवियों से जुड़ा है। इस तरह उनके जीवन के प्रारंभिक अनुभवों में दो जीवन दृष्टियों के विरोधाभास दिखाई देती है। एक में प्राचीन जीवन की पवित्रता की झलक थी, तो दूसरे में व्यावसायिक और राजनीतिक वर्चस्व की छाप, जो अंग्रेजी शासन की विशिष्टता थी। उनके पिता एक स्वतंत्रता सैनिक थे और महात्मा गांधी के 1930-32 के सत्याग्रह आंदोलन में जेल गए थे। इसी काल में उन्होंने जर्मनी के विश्वविद्यालय में से डॉक्टरेट की उपाधि पाई थी। जर्मनी के विश्वविद्यालय की पसंद के पीछे भी ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों के प्रति निषेध भाव था। हालांकि उस समय औपनिवेशिक व्यवस्था में जीवन की सफलता की दृष्टि से ज़्यादातर लोगों के लिए ब्रिटेन ही उपयुक्त लगता था। उनकी थीसिस का विषय भी नमक का टैक्स था, जिसके खिलाफ गांधी जी का ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ था। संयोगवश नमक फिर चर्चा के केंद्र में लौट आया है। आज भी फिर वो नमक का वो आयोडीन, नमक वगैरह को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो सारी समस्याएं ख़त्म हो गई हैं, वो आज भी जीवित हैं और उसके बारे में लोगों को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उनके ऊपर उस समय यूरोप में मुख्य आकर्षण बना लॉजिकल स्कूल या अस्तित्ववाद का प्रभाव नहीं पड़ा। मार्क्सवाद की अपील अवश्य थी, लेकिन यह काफ़ी कुछ संशय भी पैदा करता था। यह संशय इस हद तक गया कि कभी कभी यह उस संपूर्ण विचार सरणी का हिस्सा दिखाई देता था, जिसका सबब यूरोप द्वारा संपूर्ण संसार पर प्रभुत्व पाना था। एक समय तो वे यहाँ तक कह गए कि मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का हथियार है। अब इसके बारे में आगे हम कहते हैं कि उन्होंने कहा था किस परिप्रेक्ष्य में, और उसका रेलिवेंस अब कितना है या नहीं है, इसकी थोड़ी चर्चा आगे की गई है।
उनके इस सोच की पृष्ठभूमि में यह प्रश्न था कि क्या मार्क्सवाद वैसा विकास संभव बना सकेगा जिससे गैर सफ़ेद दुनिया आर्थिक विकास में यूरोप और अमेरिका की बराबरी कर सके। चीन के मुकाबले में यूरोप एवं जापान के विकास को वे रखते हैं या फिर क्यूबा की तुलना ताइवान से करते हैं। उन्हें इस बात में संदेह था कि मार्क्सवादी विचार इसे अपनाने वाले देश को तेज आर्थिक विकास के मामले में यूरोप का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। शायद वे सही थे। हालांकि चीन दुनिया का सबसे तेज विकास करने वाला देश बन गया है और फिलहाल अमेरिका और जापान के बाद संसार का सबसे समृद्ध देश है। उन्होंने डॉक्टर लोहिया ने तुलना करके और कहा है कि ये संभव नहीं लगता है कि चीन वगैरह कम्युनिस्ट चीन वास्तव में आर्थिक प्रगति कर पाएगा। तो ये जो संशय था तो इसका क्या कारण है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और अचानक चीन इतना ज़्यादा अभी दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा ये तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर के आया है, तो क्या दोष था लोहिया के विचार में या क्या स्थिति बदली है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। वे इस अर्थ में सही जरूर थे कि चीन ने स्तंभित करने वाली यह समृद्धि मार्क्स की प्रेरणा को ग्रहण कर नहीं हासिल की है, बल्कि निर्बंध बाजार व्यवस्था के तहत एक स्वेच्छाचारी पुलिस राज्य के तहत की है, जो राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से कोई भटकाव बर्दाश्त नहीं करती। तो ये जो डॉक्टर लोहिया ने सोचा था कि कम्युनिस्ट व्यवस्था के अंदर विकास नहीं हो सकता है, ये बात तो सही साबित हुई। क्योंकि हालांकि चीन विकसित हुआ है, चीन विकसित इसलिए हुआ है कि उसने शुद्ध रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कबूल कर लिया है और फिर पुलिस शासन की वजह से कोई आज़ादी वगैरह नहीं है, तो और निर्बंध रूप से उस पूंजीवादी व्यवस्था को चला रहा है। मार्क्सवादी प्रभाव ने अगर कोई भूमिका निभाई है तो बस इतना भर कि प्रारंभिक काल में इसने पुराने सामंती मैंडेरिन प्रभावों को खत्म कर एक अति आक्रामक पूंजीपति वर्ग को पैदा किया है, जो संसार की पूंजीवादी व्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसका पूंजीवादी व्यवस्था और इसके वर्तमान संरक्षक अमेरिका पर इतना विश्वास है कि यह हजारों अरब डॉलर अमेरिका के खजाने में जमा रखता है। अभी करीब 3 ट्रिलियन डॉलर अभी अमेरिका के बैंकों में चीन का है। हम लोगों के हिंदुस्तान का सारा जो विदेशी भंडार है 10-5 बिलियन डॉलर में है, वो उनका ट्रिलियन डॉलर के अंदर है। इतना ज़्यादा अमेरिकी व्यवस्था के ऊपर उनका विश्वास है, पूंजीवादी व्यवस्था पर, कि व्यवस्था स्थायी रूप से चल सकती है। लोहिया के अनुसार गैर यूरोपीय व्यवस्थाएं जिनमें चीन और भारत शामिल है कि अक्षमता इस बात से पैदा होती है कि यूरोपीय देशों की समृद्धि का आधार गैर यूरोपीय देशों यानी एशिया अफ्रीका के देशों का शोषण था। ये डॉक्टर लोहिया ने बराबर कहा था कि ये ट्विन वो कि दोनों जुड़वा विकास होता है पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का, जब तक औपनिवेशिक शोषण नहीं होता तो पूंजीवाद का विकास नहीं हो सकता था यूरोप में। तो उसी इसमें वो सोचते थे कि चीन वगैरह का विकास नहीं हो पाएगा। हकीकत में पूंजीवादी व्यवस्था में ध्रुवीकरण अपने ही देश में एक छोटे से पूंजीपति अभी लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है। हकीकत में पूंजीवादी व्यवस्था में ध्रुवीकरण अपने ही देशों के एक छोटे से पूंजीपति वर्ग और विशाल संख्या में मजदूरी करने वाले सरबराह के बीच में नहीं है। दरअसल पश्चिम की पूरी अर्थव्यवस्था ने एक हद की संपन्नता हासिल कर ली है, जिसमें मजदूर भी कुछ हद तक हिस्सेदार बन गए हैं, जो अभी जो पश्चिमी देश का ये है। जबकि ध्रुवीकरण का खामियाजा उपनिवेश बनाई गई अर्थव्यवस्थाओं को झेलना पड़ता है, जिनके साथ इन व्यवस्थाओं का एक पारस्परिकता का रिश्ता बन गया है। वे इस फर्क को इस तथ्य से रेखांकित करते हैं कि जहां अमेरिका में प्रति मजदूर 10,000 रुपया की पूंजी उपलब्ध है, वहां यूरोप में 5,000 की और भारत में कुल 150 रुपया। ये 1952 का उन्होंने आंकड़ा दिया था। अगर आज डॉक्टर लोहिया जीवित होते तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता कि चीन और भारत में नवीनतम मॉडल की मोटर गाड़ियों का निर्माण
संसार की सबसे बड़ी अमेरिकी, जर्मन और जापानी कार निर्माताओं द्वारा विशाल पूंजी निवेश से हो रहा है। यही स्थिति इस्पात निर्माण में भी है। तो जो लोहिया समझते थे कि असंभव बात है, वो आज हो रहा है कि बहुत विशाल पूंजी निवेश से इस देश के अंदर बड़ी से बड़ी कार कंपनियां हो रही है। स्टील के प्रोडक्शन में अब करोड़ों एक ये टन स्टील हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, जो डॉक्टर लोहिया को कभी विश्वास नहीं था कि ये हो पाएगा। इस विसंगति का राज क्या है? इसका राज इस तथ्य में है कि ये विशाल पूंजी की अर्थव्यवस्थाएं एक विस्तृत आंतरिक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भीतर समृद्धि के द्वीप हैं। अब ये हो रहा है कि एक जो पहले एक वैश्विक औपनिवेशिक व्यवस्था थी, उसकी जगह पर हमने एक आंतरिक औपनिवेशिक व्यवस्था बना दिया है। और ये जो पूंजीवादी संपन्नता के द्वीप हैं, ये जो घिरा हुआ आंतरिक उपनिवेश है, उसके भीतर विकसित हो रहे हैं। इस आंतरिक उपनिवेश में कुछ आंचलिक हैं और कुछ उत्पादन आधारित, ऐसे उत्पादन आधारित जैसे कृषि क्षेत्र। अब ये आंतरिक उपनिवेश में कुछ है कि एक क्षेत्रीय विषमता है कि बम्बई, मद्रास जो पुराने ये हुए थे, इस तरह के कुछ विकसित क्षेत्र बन गए। और बाकी जो देश का बहुत ही हिस्सा था, जहाँ पर कि आदिवासी रहते थे, जहाँ पर खनिज क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र दरिद्र होते चले गए। आज भी आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा संपन्नता है। अब तो सबसे ज़्यादा संपन्नता दिल्ली में ही फैल रही है, लेकिन जिन इलाकों में विपन्नता फैली है, गरीबी फैली है, वहाँ के लोग अब दिल्ली के अंदर रोजगार की तलाश में, रोटी की तलाश में भाग करके आ रहे हैं। तो एक ये आंतरिक औपनिवेशिक शोषण का जो ये है, उसकी वजह से ये संभव हुआ है कि इस देश के अंदर भी बहुत विशाल औद्योगिक निवेश होता है और विकास हो रहा है। इस आंतरिक उपनिवेश में कुछ आंचलिक और कुछ उत्पादन आधारित हैं, जैसे कृषि क्षेत्र। विशाल मात्रा में पूंजी निर्मित करने वाली संपदा जो मूलतः आदिवासियों और किसानों की है, जबरदस्ती नाम लिहाजी कीमत और बड़े कारपोरेशनों को हस्तांतरित किया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्टेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको कहते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था की विशेषता है और अब भारत में भी फैलाए जा रहे हैं, ऐसे संरक्षित क्षेत्र के रूप में उभर रहे हैं, जहां वे वैसे अनेक कानूनों से परे हैं जिनसे आम आदमियों को पहले संरक्षण मिलता था। अब ये सेज वगैरह बनता है तो उसमें उनको बरी कर दिया जाता है बहुत सारे कानूनी बंधनों से, टैक्सेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों से, जिससे कि थोड़ा संरक्षण लोगों को मिलता था, वो सब खत्म किया जा रहा है। एक ख्यात अर्थशास्त्री अमित भादुरी लिखते हैं, उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने, अमित भादुरी ने चर्चा किया है इसके बारे में। लिखते हैं, अनेक छद्म रूपों में जमीन का अधिग्रहण खनन के लिए, उद्योगों के निर्माण के स्थान के लिए, बड़े स्टेट और आईटी पार्क के लिए और फिर सेज के लिए 1894 के लैंड एक्ट के एमिनेंट डोमेन आईटी पार्क, ये डोमेन क्लॉज के तहत हो रहा है। ये 1800 इसका वो कानून है, ये काफ़ी पुराना कानून है, उसके अंदर अब ये सब जमीन लोगों का लिया जा रहा है। इसके तहत लोगों के निजी संपत्ति के अधिकार को निरस्त किया जा रहा है। क्योंकि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का प्रधान स्रोत है, आम लोगों की संपदा का बड़े पैमाने पर निजी कारपोरेशनों के लिए हस्तांतरण हो रहा है, जिससे आजीविका का साधन छीना जा रहा है और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हो रहा है। उन्होंने बताया है कि इसी प्रक्रिया की वजह से इतनी तेज़ी से कुछ जो कॉरपोरेशन हैं हिंदुस्तान के, उनकी बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है और दरिद्रीकरण चारों तरफ हो रहा है। एक अध्ययन के मुताबिक करीब 77% हिंदुस्तान के लोग 20 रुपये रोजाना के ऊपर जिंदा रह रहे हैं, जबकि इस देश में शायद अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा तादाद में अरबपति लोग हैं।
तो ये जो हो रहा है, ये जो एक आंतरिक औपनिवेशिक शोषण का ढांचा है, उसकी वजह से ये संभव हो रहा है। उनकी किताब है द फेस यू आर एफ्रेड टू सी, ये अमित भावेल की किताब, उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया है। उत्पादन आधारित गरीबी की बढ़ोतरी का असर विशाल पैमाने पर देश के विभिन्न भागों में होने वाली किसानों की आत्महत्याओं में देखा जा सकता है। लोहिया बड़े पैमाने पर होने वाले इस आंतरिक औपनिवेशिक शोषण को नहीं देख पाए होंगे, पर वे कतई इसे स्वीकार नहीं करते। अतः उन्होंने औद्योगिकरण के एक मानवीय रास्ते की बात की। इसके लिए उन्होंने लघु मशीन तकनीकी की बात की, स्मॉल मशीन टेक्नोलॉजी की बात उन्होंने की थी, जिसे छोटी पूंजी से निर्मित किया जा सकता है और जो इतना सरल होगा कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए इसे समझना आसान होगा। लेकिन इसके दूसरे लाभ के संबंध में उन्हें संदेह होने लगा था, क्योंकि तब तक ट्रांजिस्टर आ गया था, जो लघु तो जरूर था लेकिन समझने में सहज नहीं था। डॉक्टर लोहिया ने चर्चा की है कि उन्होंने कहा था स्मॉल मशीन टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने कहा कि लेकिन ट्रांजिस्टर भी तो स्मॉल मशीन है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो हम उम्मीद करते थे कि उसका इस्तेमाल करने वाला आदमी उसको समझ पाएगा, इसकी संभावना नहीं मालूम होती है। फिर दूसरा संशय भी होता है। इसके अलावा उन्हें अंतरिक्ष यानों की तकनीक का युद्ध आयुधों के लिए छोटी मशीन की उपयोगिता पर संदेह होने लगा था। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि उसी समय ये स्पुतनिक वगैरह रूस ने ये किया था, तो उन्होंने कहा कि ये छोटी मशीन टेक्नोलॉजी ये अंतरिक्ष यान वगैरह के लिए संभव नहीं होगा। और फिर डिफेंस की बात, इसलिए कि 62 में जब चीन का आक्रमण हिंदुस्तान पर हुआ तो उससे बहुत ही उद्वेलित थे वो, और हिंदुस्तान के डिफेंस के बारे में उनका ये कहना था कि अभी तक अहिंसक कोई तरीका हम तो नहीं सुरक्षा के लिए बना पाए हैं, तो फिर किस तरह से हम लोग इस छोटी मशीन टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ कर पाएंगे। अपने जीवन के अंतिम काल में वे राष्ट्र की भावनात्मक एकता के संबंध में, जो उनके अनुसार शासकों द्वारा उपेक्षित थी, ज़्यादा चिंतित थे, और इस तरह तकनीक की पहली असुलझी रह गई। तो ये जो तकनीक वाली बात थी, उनको खुद ही संशय हुआ तो कैसी तकनीक होगी, इसके बारे में वो बात ये अनसुलझी रह गई। मैंने इसलिए चर्चा की कि अब लोहिया ने ये कह दिया, उससे तो ये होगा नहीं। अब तो हमको फिर सोचना होगा कि अगर इस तरह की छोटी तकनीक नहीं तो फिर क्या होगा, या फिर हम लोगों को प्रतिमान बदलना होगा कि विकास का मतलब ये बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण नहीं, गांधी जी का था। उन्होंने हिंद स्वराज में सीधा रिजेक्ट किया ये सारी तकनीक वगैरह की बात की, और उन्होंने बिल्कुल जो प्राचीन, जिसको आप प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उसकी तरफ जाने की बात उन्होंने की थी। तो ये सब एक सोचने का हमको ये है। अब लोहिया ने कुछ कह दिया, उसका हम पाठ करते रहें, उससे तो कुछ होता नहीं है। किन स्थितियों में लोहिया ने ये किया और जो समस्याएं हुई हैं उसका निदान क्या होगा, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। समाजवाद और सप्त क्रांति। जर्मनी में डॉक्टरेट की तैयारी करते समय लोहिया सोशल डेमोक्रेट बन गए थे। 1933 में भारत आते आते वे निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में सक्रिय हो गए। आज़ादी के आंदोलन के दौर में और सोशलिस्ट आंदोलन के गठन की प्रक्रिया के अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने समाजवाद की अपनी परिकल्पना विकसित की। दरअसल अंतिम दौर में वे समाजवादी आंदोलन के एकमात्र नेता बच गए थे। जयप्रकाश नारायण, जो प्रारंभ में सबसे प्रभावशाली सोशलिस्ट नेता थे, राजनीति से अलग हो भूदान आंदोलन से जुड़ गए। अच्युत पटवर्धन और रामेंद्र मिश्र अध्यात्म की ओर मुड़ गए। महान बौद्धिक व्यक्तित्व आचार्य नरेंद्र देव का 1955 में निधन हो गया। अशोक मेहता कांग्रेस में चले गए। यह समाजवादी आंदोलन के लिए घोर नेतृत्व शून्यता का दौर था, और लोहिया ने इस शून्य को भरने की कोशिश की। उनका प्रयास ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो गया क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की संपूर्ण राजनीति पर अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास कर रहे थे। वे सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष पर थे, पर साथ ही भीतर भीतर यह प्रयास भी कर रहे थे कि विपक्ष भी उनका हिमायती बना रहे। इस प्रयास को निरस्त करने का लोहिया का प्रयास उन्हें अनुपात से कहीं अधिक कटु आलोचक के रूप में प्रस्तुत करता है।
लोहिया के बारे में होता है कि वो नेहरू को बहुत गाली देते थे, बहुत ये करते थे, तो उस स्थिति को भी हमको समझना चाहिए। स्थिति हो गई थी कि नेहरू प्रधानमंत्री थे और उन्होंने कोशिश किया था कि जो विपक्ष के नेता थे, सोशलिस्ट पार्टी के भी नेता थे, उनको धीरे धीरे अपनी तरफ ये करें कि बिल्कुल विपक्ष को ख़त्म कर दें। अशोक मेहता तो अंत तक चले ही गए, वो कंपल्सन ऑफ ए बैकवर्ड इकोनॉमी के उनके का अपना सिद्धांत ये करके। तो लोहिया के लिए एक ऐसी स्थिति थी कि अगर वो बहुत कटु आलोचक एक मूर्ति भंजक के रूप में नहीं आते तो फिर कोई भी विपक्ष इस देश में नहीं रहता, और उसके बाद कोई लोकतंत्र भी बचता कि नहीं कहना मुश्किल है। जो बाद में आकर के कुछ समय के लिए इंदिरा गांधी के समय तो लोकतंत्र खत्म ही हो गया, तो शायद ये चीज़ बहुत पहले हो गई होती अगर लोहिया ने नेहरू के खिलाफ एक ज़बरदस्त ये अभियान नहीं चलाया होता। हाँ, इस प्रयास ने समाजवादी आंदोलन को एक बड़ी भूमिका प्रदान की जो महज सत्ता में दावेदारी से बढ़कर थी। जैसी भूमिका आज दिखाई देती है उन लोगों को भी जो लोहिया का उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं, वही था कि सिर्फ वो सत्ता का खेल नहीं बल्कि परिवर्तन के साथ जोड़ने की बात थी। और आज जो स्थिति है आज बन गई है कि राजनीति का अर्थ सिर्फ यही हो गया है कि कुछ लोग सत्ता में रहें, कुछ लोग सत्ता से बाहर रहें, और एक मिला जुला खेल है जिसमें कुछ दिन हम शासन करते हैं, कुछ दिन आप कीजिए। और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो लोहिया का उत्तराधिकारी होने का दावा भी करते हैं। एक समाजवादी पार्टी भी इस देश में है जो कि लोहिया का ही नाम लेकर के करती है। तो लोहिया ने एक परंपरा बनाने की कोशिश की कि सिर्फ ये जो एक दोहरा शासन परिवर्तन का खेल है इतना ही राजनीति नहीं हो, बल्कि इसके साथ एक बुनियादी परिवर्तन की बात भी राजनीति के साथ मिलकर के चले। लोहिया ने लोग आसानी से समझ सकें इस विचार से बड़े सपाट ढंग से समाजवाद की व्याख्या की, समता और संपन्नता। ये डॉक्टर लोहिया ने कहा था, इक्वालिटी एंड एफ्लुएंस, ये समाजवाद को परिभाषित किया था। एक बहुत सपाट परिभाषा थी लेकिन आम लोगों की समझ में आने वाली बात थी। समता और संपन्नता, जो समस्या लोहिया की थी वह यह कि इन दोनों लक्ष्यों को साथ कैसे लाया जाए। उनके अनुभव में संपन्नता और अभाव जिनके बीच की दूरी पटना था, एक ही समाज के पहलू नहीं थे। अब जैसे कि संपन्नता और विपन्नता, ये समृद्धि अगर एक ही समाज में हो तो उसको तो मिटाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर लोहिया का अनुभव ये था कि एक ही समाज के हिस्सा नहीं थे। जैसे पहले यूरोप के अंदर उन्होंने कहा कि संपन्नता तो सारा यूरोप के अंदर है और विपन्नता जो कॉलोनीज है उनके अंदर है। और ये जो उम्मीद थी कि पूंजीवाद के अंदर कुछ मजदूर, ज़्यादा मजदूर होंगे, कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि जो मजदूर वर्ग के लोग भी थे यूरोप वगैरह के अंदर, उन्होंने बहुत तरह के सोशल सिक्योरिटीज़ वगैरह की वजह से बहुत तरह की सुविधाएं हासिल कर ली थी। तो ये था कि एक ही समाज का दोनों पक्ष नहीं है, गरीबी और संपन्नता, बल्कि कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि संपन्नता है और बाकी इलाके हैं जहाँ पर कि दरिद्रता है, जिसमें एशिया, अफ्रीका वगैरह के देश थे। तो इस रूप में फिर उन्होंने इस समस्या को पाया। और उसमें उन्होंने देखा कि जो संपन्नता थी वो गोरी चमड़ी वालों के पास, जो यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, सभी संपत्ति और उत्पादन के विशाल साधन हैं, और दुनिया की बाकी आबादी घोर दरिद्रता में रहती है, जो निम्न आय और निम्न उत्पादन में प्रतिबिंबित होती है। इससे समता की समस्या एक देश में रहने वाले एक रंग के लोगों के बीच ही नहीं बल्कि संसार के विभिन्न रंग के लोगों के बीच में भी बन गई, चाहे वे भूरे, सफ़ेद या ये काले रंग के हों। फिर समता की अवधारणा को फैलाकर जाति भेद और लिंग भेद को मिटाने तक ले जाया गया, लेकिन जाति भेद को एक ऊंचे धरातल तक ले जाया गया।
यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राष्ट्रों की हैसियत के क्षेत्र में डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय जाति विभाजन हो गया है, जैसे कि ग्रेट पावर्स हैं, बाकी जो पावर हैं, तो उन्होंने कहा कि जाति विभाजन सिर्फ लोगों के बीच में नहीं है बल्कि एक दुनिया के देशों के बीच में भी है। तो एक वहाँ पर फिर इसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। अंतर्राष्ट्रीय मसलन संगठनों में राष्ट्रों की हैसियत के क्षेत्र में, मसलन संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां कुछ राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बहिष्कृत हैं और सुरक्षा परिषद में भी कुछ राष्ट्रों को वीटो जैसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिससे वे जनरल असेंबली या सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावों को निरस्त कर सकते हैं। तो एक जनरल असेंबली, ये तो सारे संसार के देशों का की असेंबली है, माना जाता है कि सभी वहाँ बराबर हिस्सेदार हैं, लेकिन उसमें सुरक्षा परिषद है जिसमें कुछ देश ही सदस्य हो सकते हैं, और फिर वीटो का अधिकार है। जो 5-6 देश हैं उनको वीटो का अधिकार है कि आप सुरक्षा परिषद में या जनरल असेंबली में कोई भी प्रस्ताव पास कीजिए, उसको वो ख़त्म कर देंगे। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जाति विभाजन भी है जिसमें कि दुनिया के देशों को बांट के रखा गया है। तो समता का मतलब है कि इसको भी खत्म करने की बात है। तो इसको मिटाने की बात करते हैं। इस दृष्टि का दबाव दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकता है, क्योंकि यह फैलकर दूसरे तरह की गैर बराबरी को भी निरस्त करेगा। ये डॉक्टर लोहिया का कहना था कि ये फर्क नहीं होना चाहिए, और फिर इसका थ्रस्ट एक होता है कि दूसरी जगहों में भी हो सकता है। एक रूप जो फिलहाल ज़्यादा साफ उभरने लगा है वह विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थाओं में दिखाई देता है। वैसे तो सिद्धांततः ये संस्थाएं दुनिया की तमाम आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए बनी हैं, पर हकीकत में ये अमेरिका और यूरोप के संपन्न देशों के खास क्लब हैं। इस तरह की सोच में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नए सांचे में ढालने का दबाव बन सकता है और राष्ट्रों के बीच बने सीढ़ीनुमा संबंधों को समतल करने में सहायता हो सकती है। तो ये जो राष्ट्रों के फर्क को मिटाने की बात डॉक्टर लोहिया ने की, तो वहीं पर वो एक अस्थाई नहीं है, बल्कि अब नए इस तरह के संगठन अगर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उभरते हैं तो उसके खिलाफ भी हो सकता है कि नहीं, इस तरह का ये जो जैसे विश्व बैंक है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसके ऊपर नियंत्रण संसार भर के देशों का होना चाहिए। आज तो एक नियम है कि वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा अमेरिकन होगा और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कोई वेस्ट यूरोपियन होगा। तो ये सब जो भेदभाव है, तो एक तो अंतर्राष्ट्रीय समता की बात जो डॉक्टर लोहिया ने की, तो उसको फैला करके इन सब क्षेत्रों में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक समय उन्होंने एक एशियन सोशलिस्ट फोरम बनाने की भी कोशिश की थी, क्योंकि सोशलिस्ट अंतर्राष्ट्रीय और कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय या कॉमिनफॉर्म वास्तव में पश्चिमी यूरोप और अटलांटिक ग्रुप और रूस के सफ़ेद लोगों द्वारा ही संचालित थे। इन्हीं सब विचारों की उपज समग्रता में सत्य क्रांति थी। उसमें फिर वो सत्य क्रांति में उन्होंने जो क्षेत्र गिनाए हैं 7, वो ये है: सशस्त्र क्रांति की जगह सिविल नाफरमानी, आर्थिक समता, जाति व्यवस्था का विनाश, चौथा नारियों की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय आज़ादी, रंग भेद का खात्मा और विश्वास और विचारों के क्षेत्र में किसी भी समूह के दबाव में व्यक्तियों की मुक्ति, जिसका सुरेंद्र मोहन जी ने जिसकी चर्चा की है। इतिहास चक्र, डॉक्टर लोहिया के महत्वपूर्ण इसमें उन्होंने इतिहास चक्र की भी बात की है। तो उसकी कितनी प्रासंगिकता है, कितना सही है, कितना गलत है। अभी हमने कहा कि एक बूथ की तरह हम मान लें कि राम ने कुछ कर दिया और कृष्ण ने और ऐसे लोहिया ने कर दिया सब कुछ, तो किन स्थितियों में उन्होंने इस विचार को रखा और उसमें क्या कमजोरी हो सकती है, इसके ऊपर भी हमको विचार करना है, क्योंकि इस विचार को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सप्त क्रांति की अवधारणा समता और संपन्नता से उपजी अवधारणाओं के खत्म हो जाएगा। ये लोहिया के अपने देश भारत में कई युगों की बात उन्होंने फिर चर्चा की है कि हमारे यहाँ भी सतयुग, कलयुग, द्वापर वगैरह की बात की है। तो इस तरह का ये है।
और फिर उसमें उन्होंने वो युगों के परिवर्तन की बात की है, तो दो तरह का ये किया है कि कुछ तो यूरोप के अंदर जिसमें ऑसवाल्ड स्पेंगलर की बात उन्होंने की है, टॉयनबी की बात की, सब की है। और दूसरा एक ये तो चक्रीय ये सभ्यताओं की बात उन्होंने की है। फिर उन्होंने कहा है कि एक है एक लीनियर व्यू है, जिसमें एक है कि एक स्वर्ण युग है, उससे धीरे धीरे डिक्लाइन होता है, वो नीचे की तरफ आते हैं। और दूसरा है कि आरोहण होता है कि नीचे के स्तर से हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ता चला जाता है। उसमें फिर वो मार्क्स की चर्चा करते हैं कि ये समझता है कि कैसे इतिहास की एक प्रक्रिया है जो अंततः एक समाजवादी समाज की तरफ ले जाएगा, और उसकी उन्होंने उसमें चर्चा की है या आलोचना की है। उन्होंने जो इतिहास चक्र की जो बात की है उसमें रैखिक दृष्टि में वे उन विचारों को नज़रअंदाज करते हैं जो एक स्वर्ण युग से लगातार होने वाली गिरावट का विवरण देते हैं। इसके बदले वे रैखिक विचारों को लेते हैं जो समाज के उच्च स्तरों पर आरोहण की कल्पना करते हैं, चाहे वो अनवरत हो चाहे रुक रुक कर। पश्चिमी देशों में यह प्रगति मशीनों के उत्तरोत्तर सुधार से जुड़ी गई है। बाल श्रम और इससे जुड़ी दूसरी बुराइयां और तात्कालिक लगती थीं, और यह आशा की जाती थी कि कालक्रम में यह खत्म हो जाएंगी और एक संतोषजनक जीवन का आविर्भाव होगा। यह विचार एडम स्मिथ से शुरू होता है और अपनी समग्रता में कार्ल मार्क्स में दिखाई देता है। लेकिन इसके समानांतर या सच कहें तो इसके पहले एक दूसरा विचार था जो विकास को आर्थिक प्रगति से नहीं जोड़ता बल्कि आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ता है। फिस्टे और हीगेल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो इतिहास में विश्व आत्मा का प्रस्फुटन देखते हैं। यह प्रगति एक से कुछ और अंततः सबों की स्वतंत्रता में दिखाई देता है, और इसका अंतिम पड़ाव प्रूसिया की राज्य व्यवस्था के रूप में दिखाई देता है। ये हीगेल का सिद्धांत था। लोहिया उसको भी वो कहते हैं, लेकिन लोहिया की एक जो दृष्टि थी हमेशा एक फर्क, जो पश्चिमी जो गोरे देश हैं उनकी दृष्टि और फिर यहाँ की दृष्टि में फर्क दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें सारा विकास होगा वो गोरे लोगों के लिए ही होगा, यही कल्पना वो पूछा। वो अंतिम पड़ाव है हीगेल के पूरी कल्पना का कि विश्व आत्मा का प्रस्फुटन होगा तो वहाँ पूछा का एक राज्य स्थापित होगा, उसमें बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को उन्होंने रेखांकित करने की कोशिश की है। लोहिया को इन सभी विचारों में यूरोप केंद्रितता दिखाई देती है, जिसमें मुस्कान सदा यूरोप के चेहरे पर है। हालांकि मार्क्स में यह आशावादिता है कि दरिद्रीकरण के अंतिम स्तर पर जब औद्योगिक विकास चरम पर होगा एक क्रांति होगी जिससे समाजवाद का स्थापना होगी। फिर वो इन चीज़ों को खारिज करके उन्होंने जो दृष्टि दी है वो किया है कि ये जो विकास हो रहा है असल में दुनिया भर के अंदर ये हो रहा है कि वर्ग वर्ण में बदलते हैं और वर्ण वर्ग में बदलते हैं, और इसी प्रक्रिया से आंतरिक बदलाव होता रहता है और इसके प्रभाव से फिर बाहरी एक फैलाव होता है। समय कम है, मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में ऐसे अंग्रेजी में तो वो आपको बढ़ चुका है, जो देखना चाहेंगे विस्तार से देखें। लेकिन इसमें जो कुछ आलोचना है क्योंकि लोहिया ने कह दिया उसको ऐसे ये करना नहीं है, वो थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। वर्ग और वर्ण की उनकी व्याख्या इस संदर्भ में कुछ अस्पष्ट लगती है। इस वर्गीकरण में ऐसे समूहों को शामिल किया गया है जिनमें तुलना करना सहज नहीं होता। क्या पैट्रिशियन और प्लेबियन वर्ण थे अथवा वे वर्ग थे? क्या जर्नीमैन और गिल्ड मास्टर अनुष्ठानों से वैसे ही विभाजित थे जैसा वर्ण? इससे भी अधिक विस्मित करने वाला उनका यह कथन है कि फासीवाद और साम्यवाद वर्ग समाज को वर्ण समाज में बदलने की पहल प्रतीत होती है। डॉक्टर लोहिया के पुस्तक में इसकी चर्चा है, प्रतीत होती है। कारपोरेशनों के मुनाफे पर कुछ सीमा फासीवाद के अंदर पूंजीवाद के बुनियादी चरित्र को नहीं बदल देती। उन्होंने जो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे कॉरपोरेशनों के प्रॉफिट को, उसको इस प्रक्रिया का एक रूप माना था। तो मुझे लगता है कि ये तो असल में हुआ नहीं, उससे पूंजीवाद का स्वरूप कहीं बदला नहीं ये इटली में न जर्मनी के अंदर। तो वो एक आलोचना का ही है। ऐसा लगता है कि स्वयं लोहिया का अपने स्थापनाओं की पूर्ण वस्तु परिचय में भ्रम था। यह एक तरह की अटकलबाजी थी, एक दिलचस्प मिस्कीकरण।
लेकिन यह बात इतिहास के दूसरे दर्शनों पर भी लागू होती है। इतिहास को गतिशील करने वाली कोई शक्ति नहीं होती और न तो इतिहास का कोई अंतिम लक्ष्य होगा। हमारे सामने तुरंत इतिहास का अंत जैसे कुख्यात दावों के उदाहरण जैसे फ्रांसिस फुकुयामा का ये है कि ये इतिहास के बारे में कि ये अंतिम लक्ष्य होगा, कहीं पहुंचेगा। उसने तो कह दिया कि इतिहास का अंत हो गया, ये पूंजीवादी व्यवस्था हो गई और उसमें सब कुछ सारी समस्याओं का समाधान हो गया। और उसके उस पुस्तक ये 1990 के आसपास उसने लिखी थी और उसके 10 वर्ष के भीतर ही अमेरिका में भयंकर मंदी का काल आ गया। तो ये सब कोई भी इस तरह की कोई इतिहास में शक्ति नहीं होती है जो कोई दिशा दे इतिहास को, उसका कोई अंतिम लक्ष्य होता है नहीं। ये एक आलोचना, और शायद लोहिया भी ऐसा ही मानते थे। शायद लोहिया को इतिहास विवेचन की उत्तेजना यूरोप केंद्रित विचारों से मिली जो यूरोप में प्रचलित थे। उनका प्रयास यह दिखलाना भी था कि इसके पहले दुनिया में बड़ी सभ्यताएं थी, जिनमें 2 या 3 स्वयं भारत में। लेकिन स्वाभिमान किसी देश की असली स्थिति का स्थान नहीं ले सकता और यह जो जीवन की हकीकत और नहीं जीवन की हकीकत को आंका जा सकता है। मार्क्स, गांधी और समाजवाद के अध्ययन के पीछे लोहिया का यही मूल उद्देश्य था। इसी से वह अंततः सप्त क्रांति तक पहुँचे थे, जिसकी चर्चा हो चुकी है। मातृभूमि से तादात्म्य, लेकिन जो सबसे बड़ी शक्ति लोहिया में मालूम होती है कि इस देश के साथ अपने को एकाकार करने, जिसकी अनंत मूर्ति जी ने थोड़ा ये किया था। तो ये है कि लोहिया के सभी इसमें कि वो हिंदुस्तान के हर हिस्से के साथ अपने को एकाकार करने की, और ये नहीं वो मानते थे कि ये जो विशाल भूभाग है उसके किसी हिस्से को देश से अलग किया जाए। और इसीलिए उन्होंने जब बहुत ज़्यादा उनको नाराज़गी हुई थी जब नेहरू ने तिब्बत की स्वायत्ता को ख़त्म कर चीन का आधिपत्य दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये मानसरोवर और कैलाश, जिसको कि हम लोग मानते रहे कि शिव का ये है, उसको दे दिया गया। फिर जब नेहरू ने ये कहा, जब चीनियों ने लद्दाख पर कब्जा किया तो कहा कि ये तो ऐसा भूभाग है जिस पर कि एक तिनका भी नहीं उगता है। तो इन सब बातों से लोहिया बहुत ज़्यादा ये थे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से ये जो एक परंपरा से भारतीयता की छवि थी उसके साथ अपने को एकाकार कर लिया था। इसके विविध रंग, इसके डांस, इनके जो रहन सहन का तरीका है, उन्होंने विवरण दिया है कि जब वो दक्षिण पूर्व एशिया में जाते हैं, वहाँ के डांस वगैरह को देखते हैं, कहते हैं कि इसमें भी उसकी झलक उनको दिखाई देती है। तो एक अपने देश के साथ पूरी तरह से एकाकार करना, इसके एक एक हिस्से के साथ उसकी भाषा के साथ लगाव, ये उनमें बहुत था। वो अंत में कोशिश कर रहे थे कि एक लिपि इस देश की सभी भाषाओं के बीच में विकसित हो, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक में, और उनको लगता था कि एक फॉर्मल यूनिटी उसके अंदर है। ये सब प्रयास वो बराबर करते रहे। खैर और विशेष कुछ नहीं है, और वो जो थोड़ा सा हुआ अंग्रेजी में आप देख लेंगे।